नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून में हुए कार्यालय के शुभारंभ की। बता दें कि यह कार्यालय हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का स्थानीय कार्यालय है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो उत्तराखंड सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार का फोकस है कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ग्राउंडिंग की जा सके। इसी कड़ी में देहरादून स्थित दून बिजनेस पार्क में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का स्थानीय कार्यालय खोला गया, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा है कि इस कंपनी का एनसीआर में भी ऑफिस है, वैसा ही ऑफिस देहरादून में भी खोला गया है, जो कि उत्तराखंड के लिए अच्छा और शुभ संकेत भी है। सीएम धामी ने कहा कि धीरे धीरे टूरिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और बाकी क्षेत्रों के लोग उत्तराखंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने वाले संस्थान उत्तराखंड आए। इन्हीं संस्थानों की सुविधा के अनुसार नियम में बदलाव किया गया है और लगातार निवेशकों से बातचीत भी की जा रही है। सीएम धामी ने आगे कहा कि सरकार की ये भी प्राथमिकता है कि उन सभी को सरकार प्रोत्साहित करे। देखिए, धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। आज भी जो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आया, नया इन्होंने उद्घाटन किया, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि इनका एनसीआर में इसी प्रकार का ऑफिस है। ये ऑफिस यहाँ भी खुला है, निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हो रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां असम के मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। तो धर्मनगरी हरिद्वार में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अमावस्या के मौके पर प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर और अपने पितरों के नियमित पूजा करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो हर साल अमावस्या के दिन प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में आने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो पितृपक्ष के मौके पर यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंदिर पूजा पाठ करने के बाद उनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। वहीं सनातन धर्म पर की जा रही लगातार बयानबाजी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में चाहते हैं कि सनातन और सनातन से जुड़ी परंपराएं इस देश में खत्म हो जाए। सर, आज हरिद्वार पहुंचे। मैं हर साल अमावस्या का दिन नारायण शिला मंदिर आने का कोशिश करता हूं। इस बार भी आया, अपना पितरों के लिए पूजा अर्चन श्राद्ध किया और मन को बहुत ही पवित्र महसूस हुआ। सनातन को लेकर जिस तरह से पूरी बयानबाजी पूरे देश में चल रही है, देखिए, कोई लोग है जो लोग चाहता है कि देश से सनातन जो सनातन है, सनातन का परंपरा है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारा देश इतना मजबूत है, सनातन इतना मजबूत है, 5000 साल से सनातन भारतवर्ष में है और जब तक संघर्ष शुरू रहेगा तब तक सनातन रहेगा। गठबंधन के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए, ये तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की ही, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस क्लब हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे हरीश रावत ने किसान, महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण जैसे कई मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव को टालने का भी आरोप लगाया। इस दौरान हरीश रावत का कहना है कि सरकार हार से घबराई हुई है, इसलिए निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। वहीं सीबीआई की छापेमारी को लेकर भी हरीश रावत ने सीबीआई का दुरुपयोग करने को लेकर सरकार पर आरोप लगाया। भागीदारी सुनिश्चित करने
देश के सर्वांगीण विकास में रणनीति बहुत मंथन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो तरक्की कर पाए किन मुद्दों के काम कर पाए उसका कुछ केवल सेंसर ही ना हो बल्कि कांग्रेस ने अचानक इस बार हमने यह तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं भगवानपुर की, जहां क्वांटम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र के स्थित क्वांटम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर बैंक पेपर फीस को हटाने की मांग की। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का स्टाफ छात्र छात्राओं का फीस के नाम पर उत्पीड़न कर रहा है। छात्र छात्राओं ने बताया है कि जो फीस पिछले साल 1500 थी उसको बढ़ाकर अब 4000 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधन अपनी मनमाने रवैये पर उतारू है, जहां छात्रों को डरा धमकाकर जबरदस्ती उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि क्वांटम यूनिवर्सिटी अवैध वसूली करने में लगे हैं। वही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विवेक कुमार ने बताया कि जो विद्यालय के नियम हैं वो सबके लिए बराबर है और उनको सभी छात्र छात्राओं को फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% होनी अनिवार्य है। फीस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जो भी निर्णय है वो छात्र हित को देखते हुए बनाए गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे भगवानपुर तहसीलदार ने बताया कि छात्र छात्राओं और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच जल्द ही रास्ता निकल जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि छात्रों का धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, छात्रों की मांग कब तक पूरी होगी। बड़ा कैंपस है, सब फैकल्टीज की, बीसी की, सबकी गाड़ी खड़ी हुई है। सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमें उनकी जगह दी जाए, ठीक है, वो हायर अथॉरिटी उनकी जगह अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी के गेट पे छात्राओं द्वारा धरना दिया गया है, उसमें उनके द्वारा कॉलेज की तरफ से उनका पीड़न करने की बहुत सी बातें कही, जैसे फीस बढ़ा देना, अंदर पीने का पानी ना होना। वाली हम हार के बैठने वालों में से नहीं है। संस्था में कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि हम संस्था के पास में बसेस हैं और बसेस से आना या फिर सरकारी बस से आना ही संस्था परमिट करती है, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सीएम धामी के निभाए गए वादे की। दरअसल उत्तराखंड में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया, जिसका काम प्रदेश के बाहर रहने वाले अप्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करना है और राज्य में उनके योगदान के लिए संभावना तलाशना होगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में प्रदेश के अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए विशेष सेल गठन की घोषणा की थी और उसे अब पूरा कर दिया गया है। शासन की तरफ से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में विशेष सेल गठन के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रवासियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और उनकी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जा सके, उसके लिए ये विशेष सेल काम करेगी। दरअसल लंदन दौरे पर सीएम धामी ने एक विशेष सेल गठन की घोषणा की थी। बता दें कि हाल ही में अपने लंदन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रवासी या उत्तराखंड वासियों को राज्य में से जोड़ने के लिए विशेष सेल गठन की घोषणा की थी। इस दौरान लंदन में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के रहने वाले लोगों ने पहुंचकर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया था। ऐसे में शासन ने अब प्रदेश के 5 अधिकारियों को एक विशेष सेल गठित की है, जिसमें 5 अधिकारी शामिल किए गए हैं। अप्रवासी भारतीयों के लिए, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां राशन में हुए घोटाले को लेकर अब लीपापोती सामने आ रही है और अब तक भी दुकानदारों से कोई वसूली नहीं की गई है। उल्टा हल्द्वानी में दुकानें बहाल करने की भी अब तैयारी की जा रही है। तो जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोरोना काल में गरीबों को बांटने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया था। इस मामले का खुलासा आरटीआई से सामने आया था, जिसके बाद घोटाले की जांच में
12 सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं के साथ साथ तत्कालीन जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक पर मिलीभगत कर राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप उस वक्त लगा था। अब इस मामले में जांच शुरू की गई। जांच के बाद 12 राशन दुकानों को निरस्त करते हुए घोटाले में शामिल दुकानदारों और तत्कालीन डीएसओ और पूर्व निरीक्षक के घोटाले की रकम की वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए थे। नोटिस भी जारी हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी जांच अधर लटकी हुई। बता दें कि जांच के 2 साल बाद भी इन दुकानदारों और अधिकारियों के से राशन घोटाले के रुपये की वसूली आज तक नहीं हो पाई है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि घोटाले की वसूली के बजाय पुराने जांच के आदेश को फिर से कुछ अधिकारियों की तरफ से जांच कर लीपापोती कर घोटाले में शामिल दुकानदारों के निरस्त दुकान बहाल करने की भी अब तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले में खाद्य मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में घोटाला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके जांच में अब तक कुछ भी मामला सामने नहीं आया है और एक भी वसूली दुकानदारों से नहीं की गई है। फिर भी मंत्री का कहना है कि इस सरकार में सभी आरोपियों को और घोटाला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की जांच कराई जाएगी। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि घोटाले में शामिल सस्ता गल्ला विक्रेताओं और अधिकारियों से अभी तक घोटाले की रकम क्यों वसूली नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ढीले ठंडे बस्ते में पड़ गया। देखिए, विभाग को मैं संभाल रही हूँ 2022 से। 2022 से लेके अभी तक मेरे पास में एज सच कभी कोई कंप्लेंट नहीं पहुँची है कि खाद्य विभाग में इस प्रकार का कोई घोटाला या किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जो है वो पाई गई है। मेरे संज्ञान में आएगा, मेरे पास पत्रावली आएगी और आज आपने जैसे बताया है मैं भी स्वयं उसको परीक्षण करूंगी कि ऐसा कुछ भी होगा तो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से भू कानून बनने की मांग उठने लगी है। तो उत्तरकाशी में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून लागू किए जाने की मांग फिर से उठने लगी है, जिसके लिए उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पूरे प्रदेश में जल्द ही एक बड़ा अभियान भी चलाने वाले हैं। इस मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान ने जानकारी दी है। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों की भूमि पर जिस प्रकार के बाहर के लोगों ने बहुत कम दामों पर कब्जा किया हुआ है, वे आने वाले समय में राज्य के हित में नहीं है। बाहर के लोगों की तरफ से यहाँ के लोगों से भूमि ली जा रही है और यहाँ का युवा उनके होटलों में नौकरी कर रहे हैं। अगर यह वहाँ भू कानून लागू होता है तो आज ये युवा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। भू कानून से रिलेटेड जितनी भी समितियां बनी हुई है, जो जनसंघर्ष कर रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पर आकर इस मुद्दे पर हैं और सरकार को इस और इतला कर रहे हैं कि भू कानून उत्तराखंड की मूल ज़रूरत है। क्योंकि आज हिमाचल हो, अन्य राज्य हैं, सबका अपना भू कानून है और हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड अपनी इस माटी को बचाने में तभी सक्षम रहेगा जब भू कानून लागू होगा। भू कानून और मूल निवास 1950 जब हम इसे लागू करेंगे तो जाके हम अपनी इस पवित्र माटी को बचा पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, लोग हमारे स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीनें औने पौने दाम में खरीद कर वहाँ पर बड़े बड़े व्यवसाय खोले जा रहे हैं और उनसे वहाँ पर जो बर्तन धुलवाए जा रहे हैं और अन्य जो काम निम्न स्तर के वो कर रहे हैं। क्योंकि जब अपनी जगह ज़मीन आदमी बेच देगा तो वो रोड पे आएगा। देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो नवंबर 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। बुलेटिन के आखिरी में बात हुई देहरादून की, जहां चक्राता से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तो देहरादून के उत्तराखंड जिले के चक्राता क्षेत्र में एक जीप की दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार हिमाचल प्रदेश के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना मीनस के पास पटान में हुई, जहां शिमला के टिहरी गांव से विकास नगर की ओर आ रही जीप अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग से करीब 200 मीटर की नीचे खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में उतरकर वाहन में फंसे 3 शवों को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि हादसे में शिकार हुए 3 लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला के टिकरी गांव के रहने वाले थे। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।